ठीक है, अपन पढ़ रहे हैं इनकम डिटरमिनेशन एंड मल्टीप्लायर। क्या पढ़ रहे हैं? पहली लाइन में लिखा हुआ है, जब आप अनु कुमार अटरिया की बुक लोगे ना, पहली लाइन में लिखा हुआ है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम। यानी इसका मतलब क्या है समझना, जब बात कर रहे हैं अपन इक्विलिब्रियम लेवल की, किसकी कर रहे हैं? तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट, तीनों में कोई फर्क नहीं है, तीनों का मतलब एक ही है। अगर क्वेश्चन आ जाए इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालो तो भी एक है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट निकालो तो भी एक ही है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालो या और तीसरा एम्प्लॉयमेंट निकालो तो भी एक ही है। इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम में तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना। आप निकलता कैसे है, मैंने तुमको बताया इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब दो चीजें बराबर हो। क्या हो? तो इसका फॉर्मूला होगा AD इक्वल्स टू AS। क्या होगा? किसकी बात करें अपन? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर अपन को पूरी कंट्री का निकालना है कि कहाँ पर लोगों की है ना जितना लोगों के पास काम है उतना लोगों को काम मिल भी रहा है, जितने लोग फ्री बैठे हैं उनको काम मिला है, जिसको कहते हैं इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट, या जितने एक जने की जितनी इनकम, तो ये इसका फॉर्मूला क्या होगा जहाँ पे AD इक्वल्स टू AS। क्या? एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू, जहाँ पर जिस देश की एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगी, जितना लोग मांग रहे हैं उतनी सप्लाई भी हो रही है, तो अपन कह देंगे हाँ ये देश इक्विलिब्रियम लेवल इनकम पर है, आउटपुट पर है और एम्प्लॉयमेंट पर है। क्लियर है ना। अब AD का फॉर्मूला क्या होता है? C प्लस I। क्या होता है? और इसका होता है C प्लस S होता है AD, है ना। C से अगर देखें दोनों में C तो एक और फॉर्मूला आ गया अपने पास I इक्वल्स टू S। तो कुल मिला के अपन को दो अप्रोच मिल गई। क्या मिल गई? किसकी दो अप्रोच मिल गई? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट। अगर आपको बोले कि क्या क्या अप्रोच से निकल सकती है तो दो अप्रोच है, दो फॉर्मूला है, AD इक्वल्स टू AS और I इक्वल्स टू S। I इक्वल्स टू S कैसा आया? AD का फॉर्मूला होता है C और प्लस I। क्या होता है? और AS का फॉर्मूला होता है C प्लस S। इस दो अप्रोच, तो अपन पहले अप्रोच पढ़ते हैं AD इक्वल्स टू AS। क्या पढ़ रहे हैं? ADAS में अपन को अगर बोले एक्सप्लेन द कंडीशन या एक्सप्लेन द सिचुएशन ऑफ ADAS ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ इनकम, तो अपन क्या लिखेंगे? पहले AD का मतलब लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ठीक है ना। अपन दो अप्रोच है, एक अप्रोच है AD इक्वल्स टू AS और एक है I इक्वल्स टू S, है ना। अगर बोले ये अप्रोच समझाओ तो सबसे पहले क्या करना है? AD का मतलब निकालना है। क्या निकलना है? AD का मतलब तुमको पता है, एग्रीगेट डिमांड अपन पिछले चैप्टर में पढ़ा था, टोटल डिमांड ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी इन अ पर्टिकुलर, है ना। ये AD का मतलब। फिर अपन लिखेंगे AS का मतलब। क्या लिखेंगे? AS का मतलब भी तुमको पता है, वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट अवेलेबल इन इकोनॉमी फॉर परचेज ए पर्टिकुलर टाइम, वो होता है AS। ठीक है ना। अपन पढ़ क्या रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं इनकम डिटरमिनेशन, किसी देश की इनकम डिटरमिनेशन। क्या पढ़ रहे हैं? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट, उसको निकालने की दो अप्रोच, AD इक्वल्स टू AS, I इक्वल्स टू S। पहले लाइन में अपन ने पढ़ा, तीनों का मतलब एक ही होता है, इनकम का, आउटपुट का और एम्प्लॉयमेंट का। जब अपन बात करें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ पूरे कंट्री के इक्विलिब्रियम की बात करें, तीनों का मतलब एक ही है। दो अप्रोच कौन कौन सी है? AD इक्वल्स टू AS, I इक्वल्स टू S। अब पहले अप्रोच पढ़े अपन। अप्रोच अगर 4 नंबर का सीधा क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द अप्रोच ऑफ AD एंड AS ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, तो उसका पहले अप्रोच अपन बोल देंगे AD-AS अप्रोच। उसमें पहले AD का मतलब निकलेंगे। क्या लिखेंगे? क्या होता है AD का मतलब? पता है ना, टोटल डिमांड फॉर ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। AS का मतलब टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट अवेलेबल इन इकोनॉमी फॉर परचेज। अब इसके बाद लिखेंगे इक्विलिब्रियम। क्या लिखेंगे? इक्विलिब्रियम। क्या लिखेंगे? इक्विलिब्रियम कैसे निकलेगा? सिंपल सी बात बोलेंगे कि किसी भी कंट्री का इक्विलिब्रियम लेवल वहां होगा जहां पे AD बराबर हो जाएगी AS से। क्या हो जाएगी? जिस लेवल पर AD और AS बराबर हो जाएंगे वही उस कंट्री का इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होगा। क्या होगा? ठीक है ना। आपका डायग्राम इसके बाद बनाएंगे। डायग्राम ये है AS 45 डिग्री लाइन, ये है AD, जहां पे दोनों टच हो गए वो अपना इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट, ये अपना इक्विलिब्रियम आ गया। क्या आ गया? क्लियर है? समझ में आ गया ना। तो ये ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं थी, ये तो 2 या 4 नंबर का आएगा, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं। AD का मतलब लिखना है, AS का मतलब लिखना है, इक्विलिब्रियम में क्या लिखना है? जहां पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे वो इक्विलिब्रियम है। क्या है? मैं डायग्राम बना दिया। AS होता है 45 डिग्री लाइन, AD धीरे धीरे बढ़ता है, जहां पे टच हो गए वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है। अब ये प्रॉब्लम नहीं है, जॉब आता है ना वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है और सबसे ज्यादा पूछते हैं। अब ये पूछ रहे हैं अगर AD इक्वल्स टू AS नहीं हो तो कोई भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर कैसे पहुंचेगी? इसको कहते हैं एडजस्ट मैकेनिज्म। क्या कहते हैं? क्वेश्चन आ जाए इफ, क्वेश्चन कैसे आएगा? या तो आएगा इफ AD इज ग्रेटर देन AS, क्या आएगा?, 80 डिग्री। या फिर आएगा इफ AS इज ग्रेटर देन AD। 80 डिग्री। 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 80 डिग्री।
तो हाउ अ इकोनॉमी विल बिकम या ऑन इक्विलिब्रियम लेवल, कैसे है ना इकोनॉमी इक्विलिब्रियम तक पहुंचेगी अगर एडी बड़ा हो एएस से और अगर एएस बड़ा हो। तो अपन पहले एक पहली कंडीशन देखते हैं, अगर एएस बड़ा हो एडी से, ये कंडीशन बहुत बार आई भी, ध्यान रखना, एक साइड में आती है एएस बड़ा एडी से, दूसरी साइड में आती है एडी बड़ा एएस से, और इक्विलिब्रियम लेवल पर पहुंचना है जिसको एडजस्ट मैकेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, कैसा पहुंचेंगे, ध्यान से देखना। पहले तो इसका मतलब बताओ, क्या मतलब है इसका एएस बड़ा एडी से, क्या मतलब है इसका उमंग? इसका मतलब है, पहले तो इसका मतलब बताओ, इस कंडीशन का मतलब है एग्रीगेट सप्लाई जो ज्यादा है एग्रीगेट डिमांड, इसका मतलब है एग्रीगेट सप्लाई करता कौन है, एग्रीगेट सप्लाई करता है फर्म सेक्टर। क्या करता है, माल बना के देता कौन है, यानी फर्म सेक्टर जितना माल बना रहा है उतना हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर मिलकर भी कंज्यूम नहीं कर पा रहा, क्योंकि एडी किससे मिलती है, एडी बनती है कंजप्शन ऑफ हाउस होल्ड और इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फर्म। तो कुल मिलाकर पहले अपन को इसका मतलब बताना, अपन क्या पढ़ रहे हैं, एडजस्ट मैकेनिज्म। क्या पढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन कि अगर एएस बड़ा हो एडी से तो क्या होगा भाई, एएस बड़ा हो एडी से, तो पहले इसका मतलब बताओ। इसका मतलब है एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है एग्रीगेट डिमांड से, इसका मतलब है फर्म सेक्टर जितना माल बना पा रहा है उतना है ना हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर मिलकर भी कंज्यूम नहीं कर पा रहा। ये तो हो गया मतलब, क्या हो गया। अब इसके बाद होगा क्या, अगर एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है एग्रीगेट डिमांड कम है तो क्या होगा, ये तो हो रहा है, मतलब इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, लोगों का माल बिकेगा नहीं, जितना माल बना है उतनी डिमांड है ही नहीं, लोगों का माल नहीं बिकेगा, अनसोल्ड स्टॉक बढ़े, अनसोल्ड गुड्स बढ़ेगी, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा, क्या अनसोल्ड स्टॉक बढ़ेगा। तो इससे होगा क्या, लोगों की डिमांड है नहीं जितनी चाहिए, सप्लाई ज्यादा है, लोगों का माल जो पड़ा है वो बिकेगा नहीं, माल अनसोल्ड रह जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा। तो क्या करेंगे अपन माल बनाना बंद कर देंगे, नया प्रोडक्शन करना बंद कर देंगे। क्या कर देंगे, माल पड़ा है बिक नहीं रहा, स्टॉक बढ़ता जा रहा है, क्या करेंगे अपन, नया माल बनाना बंद कर देंगे। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, सप्लाई कम हो जाएगी। वेरी गुड, क्या हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगी, और तब तक अपन की सप्लाई कम करते रहेंगे, अपन माल नहीं बनाएंगे जब तक है ना सप्लाई डिमांड के बराबर नहीं आ जाए, और अपन एग्री के वापस अपन इक्विलिब्रियम लेवल पर पहुंच जाएंगे। कहां पहुंच जाएंगे, इक्विलिब्रियम लेवल। वापस देखना ये डायग्राम, एएस, ये एडी, अभी अपन की कंडीशन क्या है, अपन यहां पर है, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है एग्रीगेट डिमांड कम है, ठीक है ना। क्या है अपन अभी अपनी सिचुएशन क्या है, ये ध्यान देखना, ये एएस ये एडी, अभी अपन यहां पर है, एएस बड़ा है एडी से, इस पॉइंट की बात हो रही है। कौन सा पॉइंट की बात हो रही है, यहां पर एएस बड़ा है एडी से। तो अपन ने क्या किया, अपन ने अनसोल्ड स्टॉक बढ़ गया, तो अपन ने क्या किया, अपन ने माल बनाना बंद कर दिया। क्या कर दिया, न्यू प्रोडक्शन करना बंद कर दिया, न्यू प्रोडक्शन करना बंद कर दिया, सप्लाई कम होने लगी। क्या हो गई, और सप्लाई तब तक कम होती रहेगी जब तक अपन एडी के बराबर नहीं पहुंचा है, और अपन वापस इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएंगे। कहां पहुंच जाएंगे, इक्विलिब्रियम लेवल पर पहुंच जाएंगे। ये है पहली सिचुएशन, अगर एएस बड़ा हो एडी से, क्या होगा, इस पहले तो इसका मतलब एग्रीगेट सप्लाई बढ़ी है एग्रीगेट डिमांड से, यानी फर्म सेक्टर जितना बना रहा है उतना हाउस होल्ड और फर्म सेक्टर मिलकर कंज्यूम नहीं कर पा रहा, मतलब हुआ इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, लोगों को माल नहीं बिकेगा, अनसोल्ड स्टॉक बढ़ेगा, अनसोल्ड स्टॉक बढ़ेगा तो नया प्रोडक्शन बंद कर देंगे, नया प्रोडक्शन बंद कर देंगे, सप्लाई कम होगी, और सप्लाई तब तक कम होती जाएगी जब तक हम इक्विलिब्रियम लेवल पर नहीं पहुंचेंगे। क्लियर है। इसके बाद आता है दूसरी कंडीशन एडजस्ट मैकेनिज्म की, एडी, अगर एडी बड़ा है एएस से, क्या तो क्या होगा, एडी बड़ा है एएस से, तो पहले इसका मतलब बताओ। इसका मतलब है कि जितनी डिमांड कर रहे हैं हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर मिलाकर, उतनी फर्म सेक्टर बना नहीं पा रहा, उतनी सप्लाई नहीं कर पा रहा, ठीक है ना। डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, ये तो क्या मतलब, क्या हो गया। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, लोगों का जो अनसोल्ड स्टॉक है, जो बिना बिका हुआ माल है, वो सब बिकने लग जाएगा, क्योंकि सप्लाई ज्यादा है, डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है, तो माल बिकेगा, पड़ा बिका माल, सारा माल बिकेगा, फिर क्या होगा, लोग प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे कि यार माल बिक गया, प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे या बढ़ा देंगे। क्या कर देंगे कि माल बिकता जा रहा है, हमारे पास माल है नहीं सब, और है ना डिमांड ज्यादा आ रही है, प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे, प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे, क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, सॉरी सप्लाई बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी। और अभी अपन यहां पर है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा और सप्लाई बढ़ेगी, तो अपन क्या करेंगे, अपन वापस एग्रीगेट डिमांड तक पहुंच जाएंगे, इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाएंगे। तो ये होता है एडजस्ट मैकेनिज्म। क्या होता है,
दोनों में से एक कंडीशन आती है, एक सेट में आ जाएगी एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है एग्रीगेट डिमांड से, एक में आ जाएगी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से। और बताना पड़ेगा एडजस्ट मैकेनिज्म। क्या बताना पड़ेगा? दोनों में से एक डायग्राम, अगर एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है एग्रीगेट डिमांड से तो आपको नीचे वाला एरो करना है, और एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से तो आपको ऊपर वाला एरो करना है। इसको कहते हैं एडजस्ट मैकेनिज्म। क्या कहते हैं? एडजस्ट मैकेनिज्म। क्लियर है? इसके बाद दूसरी अप्रोच आती है आई इक्वल टू एस अप्रोच। क्या आती है? इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सप्लाई अप्रोच। इसकी इंक का है इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सप्लाई अप्रोच। अपन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या पढ़ रहे हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। क्लियर है? अगली अप्रोच, दो अप्रोच होती है, मैंने बताया। फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेशन का एडी इक्वल टू एस। क्या होता है? एडी इक्वल टू एस, और इसको काटेंगे तो आ जाएगा आई इक्वल टू एस। कुल मिला के दो अप्रोच आ जाएगी। क्या आ जाएगी? मनी को डिटरमाइन करने की क्या अप्रोच होती है? एडी इक्वल टू एस और आई इक्वल टू एस। अगला अब अपन पढ़ रहे हैं दूसरी अप्रोच, यहां से सही ढंग से पढ़ना। दूसरी अप्रोच का नाम है आई इक्वल टू एस। क्या? अगर आ जाए एक्सप्लेन द इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग अप्रोच ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ मनी एंड एम्प्लॉयमेंट, तो अपन को करना है क्या है? सबसे पहले लिखना है इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है। पता है तुमको क्या होता है इन्वेस्टमेंट का मतलब? क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट्स, ये होता है इन्वेस्टमेंट का मतलब। तो अगर दूसरी अप्रोच पूछ ले आपको तो पहले अपन को आई का मतलब लिखना है। किसका मतलब लिखना है? किसका? फिर अपन को लिखना है एस का मतलब। एस का मतलब क्या होता है बेटा हिमांशु? पार्ट ऑफ योर इनकम विच इज नॉट कंज्यूम। क्या? पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम। ये आगे आई, आगे एस, फिर अपन बताएंगे इक्विलिब्रियम। क्या बताएंगे? अपन को निकालना है इक्विलिब्रियम ही है, तो कैसे निकलेगा? तीसरा पॉइंट इक्विलिब्रियम। इसका यहाँ पे लिखेंगे वो लेवल जहां पे आई और इक्वल एस बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई इक्वल टू एस हो जाए, वो अपना इक्विलिब्रियम लेवल इनकम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ठीक है ना? तो अपन क्या पढ़ रहे हैं वापिस समझना। सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि भाई अगर अपन बात करें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम की, एम्प्लॉयमेंट की, और तीसरा हो जाता है इनकम, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट, तो तीनों का मतलब एक ही होता है। अगर इकोनॉमी की बात करें ना तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एक है, एम्प्लॉयमेंट एक है और आउटपुट एक ही है। पहली चीज, इसका फॉर्मूला क्या? इक्विलिब्रियम इनकम निकालने के लिए दो चीजें बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तो फॉर्मूला क्या? एडी इक्वल टू एस या फिर आई इक्वल टू एस। ठीक है ना? अपन ने फिर पहले अप्रोच पढ़ी, एक एडी इक्वल टू एस। क्या पढ़ी? तो उसमें अपन ने पहले पढ़ा एडी का मतलब, फिर एस का मतलब, फिर डायग्राम बनाया एडी इक्वल टू एस, जहां पे दोनों मिल गए वो इक्विलिब्रियम लेवल आ गया। मगर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एडजस्ट मैकेनिज्म। क्या है? अगर एएस बड़ा हो जाए एडी से तो कोई अपने कैसे पहुंचेगी इक्विलिब्रियम तक, और अगर एडी बड़ा हो जाए एएस से तो कोई अपने इक्विलिब्रियम तक कैसे पहुंचेगी। क्लियर है ना? अब हम पढ़ रहे हैं दूसरी अप्रोच। क्या पढ़ रहे हैं? आई इक्वल टू एस। क्या पढ़ रहे हैं? अगर किसी कंट्री का इक्विलिब्रियम निकालना है तो दूसरी अप्रोच आती है आई इक्वल टू एस। क्या आती है? पहला आई का मतलब इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है तुमको लिखना है, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट्स। फिर एस का मतलब पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम। उसके बाद है इक्विलिब्रियम। कहाँ होगा इक्विलिब्रियम? जहां पर आई और इक्विलिब्रियम लेवल वहां होगा जहां पर किसी कंट्री की इनकम और सेविंग बराबर, इन्वेस्टमेंट और सेविंग बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अब आता है डायग्राम। क्या आता है? क्या आता है? डायग्राम। तुमको पता है इन्वेस्टमेंट होता है फिक्स। क्या होता है? अपन ने पढ़ रखा है इन्वेस्टमेंट होता है कांस्टेंट होता है, और सेविंग जो होती है माइनस से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है? जहां पे दोनों टच हो जाएंगे वो अपना इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट हो जाएगा। ठीक है ना? ये इस अप्रोच का डायग्राम। आई फिक्स होता है, सेविंग माइनस से स्टार्ट होती है, जहां पे टच हो गए वो अपना इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट। ये अपनी दूसरी अप्रोच। क्या है? पहले आई का मतलब लिखा, फिर एस का मतलब लिखा, इक्विलिब्रियम कहां होगा? जिस लेवल पे दोनों मिल जाएंगे, और फिर डायग्राम। ये इजी है। अगर अगेन वापस आ गया एडजस्ट मैकेनिज्म। क्या आ गया? अगर एस इक्वल्स बड़ा हुआ आई से या आई बड़ा हुआ एस से तो कोई कंट्री कैसे इक्विलिब्रियम लेवल पर पहुंचेगी। फिर बता रहा हूं इन चारों में से एक क्वेश्चन आते ही आता है, सीधा आ जाता है। इफ अ कंट्री if in country saving is greater than investment, how that country will become on equilibrium। कैसे वो कंट्री अपने इक्विलिब्रियम पर पहुंचेगी। ठीक है ना? तो इसका कैसे लिखेंगे? अब पहला s इक्वल्स बड़ा है आई से, तो पहले इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है उस कंट्री में सेवर्स ज्यादा है। क्या है? और इन्वेस्टर्स कम है। इसका मतलब वहां पे लोग बचाने में ज्यादा बिलीव करते हैं और खर्च करने में कम बिलीव करते हैं। अगर ऐसा होगा, लोग बचाने में ज्यादा बिलीव करेंगे और इन्वेस्ट करने में कम बिलीव करेंगे, तो होगा क्या? लोग मार्केट में निकलेंगे नहीं खरीदने के लिए कुछ भी, जो भी रुपया आएगा उसको बचाएंगे तो क्या होगा? माल बिकेगा नहीं लोगों का। क्या होगा?
माल बिकेगा नहीं। क्या क्या नहीं बिकेगा? माल नहीं बिकेगा तो क्या होगा? लोगों का अनसोल्ड स्टॉक बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? स्टॉक बढ़ेगा। स्टॉक बढ़ेगा तो अपन को क्या करना पड़ेगा? अपन को प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन कम करेंगे तो क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट कम होगा। क्या होगा? लोगों को निकालेंगे। भाई साहब हमारा प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे हम तो एम्प्लॉयमेंट निकालेंगे तो क्या होगा? लोगों की इनकम कम होगी। क्या होगी? इनकम कम होगी तो क्या होगा? सेविंग कम होगी। और सेविंग तब तक कम होती जाएगी जब तक वो सेविंग बराबर नहीं आ जाए इन्वेस्टमेंट के। तो ठीक है ना, अपन को कुल मिला के बराबर पहुंचना है। ये अपन पढ़ रहे हैं एडजस्ट मैकेनिज्म। क्या पढ़ रहे हैं कि अगर कोई इकोनॉमी अगर इस लेवल पे काम कर रही है, एस इज ग्रेटर देन आई, सेविंग ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से, तो वो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर कैसे पहुंचेगी? तो पहले तो इसका मतलब बताना है। सेविंग ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है, लोग सेव ज्यादा करते हैं, इन्वेस्टमेंट कम करते हैं, लोगों की प्रवृत्ति बचाने की ज्यादा है, लोग बाहर निकलने नहीं है खर्चे से, खर्चे करने के लिए। तो होगा क्या? लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो माल नहीं बिकेगा, माल नहीं बिकेगा तो स्टॉक बढ़ेगा, स्टॉक बढ़ेगा तो क्या होगा? स्टॉक बढ़ जाएगा तो अपना प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, प्रोडक्शन रोकना पड़ेगा, प्रोडक्शन रोकेंगे तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, लोगों को बाहर निकालेंगे। वैसे हमारी फैक्ट्री नहीं चल रही, लोगों को बाहर निकालेंगे तो इनकम कम हो जाएगी, इनकम से ही जुड़ी हुई होती है सेविंग, सेविंग कम हो जाएगी। और अपनी सेविंग ज्यादा थी और सेविंग तब तक कम होती जाएगी जब तक सेविंग बराबर ना हो जाए इन्वेस्टमेंट की, और अपन इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएंगे। कहां पहुंच जाएंगे? ठीक है ना। अब इसका डायग्राम अपन अभी यहां पर है, सेविंग ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? सेविंग कम हो जाएगी क्योंकि अपनी इनकम अभी बढ़ा है पूरा कि एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा और अपन इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएंगे। कहां हो जाएंगे? अब दूसरा है, अगर आई बढ़ा हो एस से, क्या हो? तो अपन इक्विलिब्रियम पे कैसे पहुंचेंगे? आई बढ़ाओ एस से। तो इसका मतलब बताओ पहले तो। लोग इन्वेस्टमेंट करने में ज्यादा बिलीव करते हैं, सेविंग करने में कम बिलीव करते हैं। लोग बाहर निकलकर चीजें खरीदने में ज्यादा बिलीव करते हैं। तो होगा क्या? लोग बाहर निकलेंगे, खरीदेंगे तो माल बिकेगा, माल बिकेगा तो अनसोल्ड स्टॉक खत्म हो जाएगा, स्टॉक खत्म हो जाएगा तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो सेविंग बढ़ेगी, और सेविंग तब तक बढ़ती जाएगी जब तक वो इन्वेस्टमेंट के बराबर नहीं आ जाएगा। क्या नहीं आ जाएगा? और हम इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएंगे। कहां पहुंच जाएंगे? तो इसमें हम डायग्राम में यहां पर है, ये इन्वेस्टमेंट, ये सेविंग, इन्वेस्टमेंट बढ़ा है सेविंग से, तो अब इसमें हम ऊपर की तरफ जाएंगे और इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? इसको कहते हैं एडजस्ट मैकेनिज्म। क्या कहते हैं? ठीक है ना। अगला टॉपिक क्या है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है क्या? अगला टॉपिक है, क्या इन दोनों अप्रोच से सेम आंसर आता है? इन दोनों अप्रोच से AD इक्वल्स टू एस और आई इक्वल्स टू एस, तो अपन कहेंगे हाँ सेम आंसर आता है। क्या आता है? सेम आंसर है। इसको प्रूव करके भी बता सकते हैं हम। क्या? इसको प्रूव करके भी बता सकते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए क्या ये साइमल्टेनियसली चलते हैं, क्या दोनों अप्रोच सेम चलती है, क्या आप AD इक्वल से जो इक्विलिब्रियम निकालोगे वो आई इक्वल टू एस से भी वही आएगा? क्या आंसर है हाँ। अब इसको प्रूव कैसे करना है वो भी अपन देखते हैं। अपन क्या करेंगे? दोनों के डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक के डायग्राम से दूसरा, और अपन एक टेबल बनाएंगे जिसमें जो आंसर AD इक्वल टू एस का आएगा उसी लेवल पर आई इक्वल टू एस आएगा। ठीक है ना। अभी अपन देखते हैं क्वेश्चन क्या है, क्या ये दोनों अप्रोच सेम आंसर देती है? अपन कहेंगे हाँ सेम आंसर देती है। क्लियर ना? चलो देखते हैं। सबसे पहले डायग्राम अपन को बनाना है, ये AS, ये बनाना है AD, जहां पे इक्विलिब्रियम लेवल आएगा उससे डॉट डॉट करके नीचे ले जाना है। फिर इस दूसरे अप्रोच का बनाना है, जहां पे ये टच हो रहा है वहां पर अपन को सेविंग को यहीं पर अपन को सेविंग और इन्वेस्टमेंट को भी बराबर करना है। ठीक है ना। फिर तो डायग्राम हुआ। क्या हुआ? जहां पर AD इक्वल टू एस हो रहा है वहीं पर आई इक्वल टू एस हो रहा है। ये तो डायग्राम हो गया। क्या? ठीक है। अब आता है इसकी टेबल। क्या आती है? डायग्राम इजी है, जो अपन ने दो बनाया उसी को बनाया, बस एक इक्विलिब्रियम जहां पर आया ना दूसरे का इक्विलिब्रियम लेवल वहीं पे लाना है, इसको यूज लेकर नीचे लाना है। ये तो हो गया डायग्राम। अब इतने टेबल देखो, एक का जो आंसर निकलेगा ना वही दूसरे का निकलेगा। क्या? सबसे पहले तुमको पता है टेबल अपन जो अभी तक पढ़ रहे हैं उसमें क्या आता है? इनकम आता है। क्या आता है? जिसको एस कहते हैं। क्या कहते हैं? 0, 10, 20, 30, 40, 50। ये अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी कैसे बनती है। सबसे पहले इनकम से स्टार्ट होता है। क्या होता है? फिर अपन आते हैं सी पर। किस पे आते हैं? सी का मतलब तुमको पता है क्या होता है? जीरो लेवल पर भी 10, 15, 20, 25 इनकम बढ़ती है 10-10 से, और कांस्टेंट कंजप्शन बढ़ता है 10-10, कंजप्शन बढ़ता है 5-5 से। किसे बढ़ता है? इन्वेस्टमेंट होता है फिक्स। क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है फिक्स। अपन ने पिछले चैप्टर में 5-5 लिए थे, अभी अपन 10-10 लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम 5-5 भी लोगे तो इन दोनों को जोड़ोगे आ जाएगा AD। क्या आ जाएगा? सी और आई को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? AD।
ठीक है ना। बी ये भी बी से स्टार्ट होगा, 5 से बढ़ेगा। अब अपन को पहले अप्रोच तो मिल गई, ये है एएस, ये एडी, कहां बराबर आ रहे हैं दोनों, यहां पे बराबर आ रहे हैं, है ना। एक अप्रोच तो क्लियर हो गई। अब आते दूसरी अप्रोच, आई इक्वल टू एस। क्या आई है अपने पास, एस निकालना है। एस का फॉर्मूला क्या होता है हिमांशु? एस का फॉर्मूला होता है इनकम माइनस कंजप्शन। क्या होता है? पहले में से दूसरे को माइनस करो, ठीक है ना। तो -10 आएगा, 0 में से 10 माइनस किया, 10 में से 15 किया, 5, 0 + 5, ठीक है ना। ये आ गई। अब अपना अब अपन को देखना ये दोनों काम में मैच हो रहे हैं। तो देखो ये इन्वेस्टमेंट 10, सेविंग 10, तो ये दोनों भी कहीं मैच हो रहे हैं, सेम लेवल पे हो रहा है। इसलिए अपन कह सकते हैं हाँ दोनों अप्रोच से सेम आंसर आता है। क्या आता है? अगर इसमें 1 2 3 4 5, अगर इसमें 5th यूनिट पर आ रहा है इस अप्रोच में, तो इसमें भी 5th यूनिट पर ही आएगा। क्लियर है? समझ में आ गया ना। ये अप्रोच सेम है। क्या है? सेम है, दोनों सेम आंसर लाती है। क्लियर है? अगला आता है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल और अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल। क्या आता है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, और ध्यान से देखना बहुत इजी है। ये होता है एएस, ये होता है एडी। एडी का फॉर्मूला था C+I। क्या आता है? क्या होता है? अब एकदम से लोगों को पता चला कि भारत देश के प्रधानमंत्री श्री 1008 दीपक सोमानी बनने वाले। क्या बनने वाले हैं? तो क्या हुआ, उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे इस इकोनॉमी में। तो अब क्या हो जाएगा, नया एडी आ जाएगा अपने पास, AD1। क्या जाएगा? AD1। इसका फॉर्मूला C+I तो था ही, प्लस चेंज इन आई। क्या यानी इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। क्या बढ़ गया? ठीक है ना। यहां पे भी AD इक्वल्स टू एस, यहां पे भी AD इक्वल्स टू एस, मगर यहां पे अपने है ना जो रिसोर्सेज है पूरे काम नहीं आ रहे। क्या नहीं आ रहे? फॉर एग्जांपल समझो, यहां से यहां पर अपन 30 की सप्लाई कर रहे थे और 30 की डिमांड हो रही थी। क्या हो रही थी? अब 60 की डिमांड हो रही है। कितनी हो रही है? और अपन 60 की सप्लाई भी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जब अपन 60 की सप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब इतने लोग थे अपने पास बनाने वाले, मगर वो काम कहाँ रहे? यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे नहीं आ रहे थे। तो ये जो लेवल है इसको कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। क्या कहते हैं? और ये होता है, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है। इसकी डेफिनेशन अगर बोले तो क्या हो जाएगा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की? इट इज अ लेवल वेयर AD इक्वल्स टू AS। क्या? इट इज अ लेवल वेयर AD इक्वल्स टू AS एंड रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज। क्या? इट इज अ लेवल वेयर AD इक्वल्स टू AS एंड रिसोर्सेज आर, और ये अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल है। इसका होगा इट इज अ लेवल वेयर AD इक्वल्स टू AS बिफोर रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज। क्या? रिसोर्सेज के पूरे यूटिलाइज होने से पहले ही अगर AD इक्वल्स टू AS हो जाए वो अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल, और अगर रिसोर्सेज के पूरे यूज होने पर, जहां पर हमारे पूरे रिसोर्सेज यूज आ रहे हो और AD इक्वल्स टू AS हो जाए, उसको कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। बोलना बेटा, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल। क्या था सोनी जी? AD इक्वल्स टू AS एंड रिसोर्सेज आर फुल यूटिलाइज, इसको कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। क्या कहते हैं? और यहाँ पर AD इक्वल्स टू AS बट बिफोर रिसोर्सेज आर फुल यूटिलाइज, इसको कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल। क्या कहते हैं? क्लियर है ना। एक टॉपिक और क्लियर हो गया। अगला आता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या आता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है, इसको सिंबल होता है K। क्या होता है? फॉर्मूला होता है आपने किसी भी कंट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, क्या बढ़ाया? उस इन्वेस्टमेंट से उस कंट्री की इनकम कितनी बढ़ गई। फॉर एग्जांपल आपने किसी कंट्री में 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, कितना बढ़ाया? 50 करोड़ का। उससे आपकी इनकम बढ़ गई 200 करोड़ से। कितनी बढ़ गई? तो 200 करोड़ बढ़ गई इनकम 50 करोड़ लगाने से। इसका मतलब K का आंसर क्या आएगा? 4। इसका मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई का मतलब है आपके इन्वेस्टमेंट से कितने मल्टीपल गुना इनकम बढ़ जाती है। आप अगर इन्वेस्टमेंट करोगे, अब यहाँ पे 4 है, इसका मतलब जितना भी इन्वेस्टमेंट करोगे उससे 4 गुना ज्यादा आपकी इनकम बढ़ जाएगी। ठीक है ना। फॉर्मूला K सिंबल होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई का। फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन Y अपॉन चेंज इन I। क्या होता है? एग्जाम्पल है, अगर किसी कंट्री में 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बढ़ाया हमने, तो उसकी इनकम बढ़ गई 200 करोड़ से। किससे बढ़ गई? तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई कितना आया? 4। कितना आया? 4। इसका मतलब है अगर आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करोगे उससे 4 गुना आपकी इनकम बढ़ जाएगी। इसके 2 फॉर्मूले और है K के। एक है 1/1 माइनस MPC और 1/MPS। 1 माइनस MPC का मतलब ही 1/MP
1 माइनस एमपीसी का मतलब ही एमपीएस होता है। क्या होता है? 1 माइनस एमपीसी का मतलब ही क्या होता है? एमपीएस ही होता है। 1 माइनस एमपीसी इक्वल टू एमपीएस ही होता है। ये 3 फॉर्मूला है। क्या है? अब तुमको क्या देंगे? तुमको दे देंगे ये कि तुम्हारी कंट्री का इन्वेस्टमेंट बढ़ा 50 करोड़ से, तो इनकम बढ़ गई 200 करोड़ से, तो एमपीएस निकालो। क्या निकालो? ठीक है ना? कैसे निकालेंगे ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या है? इनकम बढ़ा 50 करोड़ से, सॉरी इन्वेस्टमेंट बढ़ा 50 करोड़ से, तो इनकम बढ़ गई 200 करोड़ से। किससे बढ़ गई? तो एमपीएस निकालो। कैसे निकालेंगे बेटा? बता। ये दिए भी अपन को, चेंज इन आई चेंज इन वाई, एमपीएस निकालना है। 4 आगे अपॉन में रख देंगे। हाँ तो देखो, अगर आपको दे दिया ये, तो पहले इसको सॉल्व कर लिया। 4 आगे क्या आ गया? के इक्वल टू क्या आ गया? अब के इक्वल टू आ गया 4। अब के के फॉर्मूला रख दो 4 इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस। क्या रख दो? तो एमपीएस इधर चला जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, तो एमपीएस आ जाएगा 1 अपॉन 4, तो आ जाएगा 0.25। क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 4 का मतलब होता है 0.25। अगर आप बोले एमपीएस एमपीसी निकालो, क्या निकालो? एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? एमपीसी का होता है 1 माइनस एमपीएस। क्या होता है? एमपीसी हो जाएगा 1 माइनस 0.25, तो एमपीसी हो जाएगा 0.75। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, आपको ये दे देंगे और बोलेंगे एमपीसी या एमपीएस निकालो। तो बेटर है पहले इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करके के इधर रख दो, एमपीएस इधर, के इधर, आंसर हो जाएगा। अब ये तुमको ये दे दे एमपीएस 0.25 है। क्या है? एमपीएस 0.25 है, और चेंज इन इनकम 200 है। क्या है? एमपीएस 0.25, चेंज इन इनकम 200, तो चेंज इन आई निकालो। क्या निकालो? कैसे निकालोगे? अगर तुमको एमपीएस दे दिया 0.25, चेंज इन इनकम दे दी, चेंज इन आई निकालना है, कैसे निकालोगे? वो का वही तरीका। पहले के का फॉर्मूला देखो, के का फॉर्मूला 1 अपॉन एमपीएस। क्या है? 1 अपॉन 0.25 रखो, के आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा? अब के का दूसरा फॉर्मूला देखो, के इक्वल टू चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। के है 4,